वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं कई सारे ट्विस्ट से भरी पड़ी एक सस्पेंसफुल लीगल थ्रिलर। कोर्ट में चलता हुआ एक केस जो हमारे दिमाग के कोने कोने को टटोल के रख देगा। और आप जितना भी सोच लें, बाय चांस इसके कई सारे ट्विस्ट को गेस भी कर लें, लेकिन तब एंड का बौखला देने वाला वो ट्विस्ट आप गेस नहीं कर पाएंगे। एक 17 साल का लड़का जिसने अपने पिता का कत्ल कर दिया और वो अपना गुनाह कबूल भी कर चुका है, लेकिन फिर भी एक एडवोकेट है जो उसे इस केस में बचाना चाहता है और उसे बचाने के लिए कोर्ट में उसकी तरफ से ये केस लड़ता है। इस केस के दो पहलू हैं, जिसे दो एडवोकेट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स के जरिए अपनी अपनी तरफ का सच कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं और इनके आर्ग्यूमेंट्स के जरिए एक एक करके सुलझे हुए केस का हर गांठ खुलने लगता है। लेकिन अंत क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और आज की मूवी जरा मजा लीजिए यार पूरा। 2016 में रिलीज हुई थी, नाम है द होल ट्रुथ। कहानी की शुरुआत में रिचर्ड नाम के एक एडवोकेट को दिखाते हैं जो कोर्ट में अकेला बैठा हुआ है और गहरी सोच में पड़ा हुआ है। उसकी सोच की वजह है एक 17 साल का लड़का जिसका नाम है माइक। उस पर अपने पिता का कत्ल करने का इल्जाम लगा हुआ है और वो अपना गुनाह कबूल भी कर चुका है, लेकिन फिर भी रिचर्ड उसे बचाने के लिए कोर्ट में लड़ रहा है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है ये भी रिचर्ड के वॉइस ओवर में बताया जाता है। वो कहता है कि मैं माइक को बखूबी जानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उसने बेवजह अपने पिता को नहीं मारा। उसका पिता बचपन से ही बहुत ही मारता पीटता था, उसे बहुत ही गुस्से वाला था, उस लड़के को बहुत ही टॉर्चर करता था। इसीलिए माइक से जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने पिता को चाकू घोंप कर मार डाला। यहाँ से सीधे कोर्ट रूम को दिखाते हैं। लोग धीरे धीरे इस केस की सुनवाई के लिए वहां पर आने लग जाते हैं और इस सीन में ऐसा लगता है जैसे हम खुद इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में जा रहे हैं। ये देखिए, ये है माइक की माँ जिसका नाम है लोरेटा। आखिर में रिचर्ड भी कोर्ट रूम में आ जाता है और उसके पास उसके क्लाइंट यानी माइक को बिठाया जाता है जिस पर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है। फिर जज भी आते हैं और वो जूरी मेंबर्स को अंदर बुला लेते हैं। और ये जूरी अमेरिकन लीगल सिस्टम का एक हिस्सा है जहाँ पे आम जनता में से कुछ लोगों को केस के एविडेंस और सुनवाई को निष्पक्षता से जांच करने, उसको समझने और इन सब के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए कोर्ट के द्वारा नियमित किया जाता है। उनके फैसले को नजर में रखते हुए ही जज अपना फैसला सुनाते हैं। तो जूरी भी आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होती है। दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जूरी के सामने जाकर कहता है उस लड़के का नाम माइक है, सिर्फ 17 साल का है। उसके स्कूल फ्रेंड्स, टीचर सब उसे बहुत ही अच्छी तरह मानते हैं कि बढ़िया स्टूडेंट है, लेकिन पिछले फरवरी में एक दिन उसने अचानक एक चाकू से अपने पिता का कत्ल कर दिया। माना कि उसका पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था, बचपन से कई बार उस पर हाथ उठा चुका है, लेकिन पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए। उसके लिए पिता को कभी कभी थोड़ा सख्ती भी दिखानी पड़ जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि बेटा पिता का कत्ल ही कर दे। इस उम्र में इतना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर इसको सख्त सजा नहीं मिली तो आगे जाकर ये गुस्से में किसी और को भी ठेस पहुंचा सकता है। इस तरह दोस्तों, अपना ओपनिंग स्टेटमेंट खत्म करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी सीट की ओर चला जाता है। दूसरी ओर रिचर्ड माइक से विनती करता है कि जब से कत्ल हुआ है तुमने अपना मुंह नहीं खोला। अगर मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। भगवान के लिए कुछ बोलो ना, कुछ तो बताओ। लेकिन माइक के मुंह पे जैसे ताला लगा हुआ है, वो कुछ नहीं कहता। इसीलिए रिचर्ड जज से कह देता है कि फिलहाल मुझे कुछ नहीं कहना। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक विटनेस को बुलाता है जो एक प्राइवेट जेट की फ्लाइट अटेंडेंट है। दरअसल दोस्तों, माइक के पिता का नाम बॉब है और उनके कत्ल के 1 महीने पहले वो अपने बेटे माइक को कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए उसको एक प्राइवेट जेट में दूसरे शहर लेके जा रहे थे। उस जेट की फ्लाइट अटेंडेंट थी ये औरत जिसका नाम है मारिया। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उससे कहता है कि बॉब और माइक आपकी फ्लाइट में कहाँ जा रहे थे। मारिया बताती है कि एक तो बॉब अपने किसी बिजनेस के लिए जा रहे थे और दूसरा माइक के कॉलेज एडमिशन के लिए। ये दोनों काम हो जाने के बाद वो कहीं और जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो प्लान कैंसिल हुआ और हम वापस लौट आए। दोस्तों, इस मूवी में जैसे जैसे गवाह अपनी गवाही देंगे उस सीन को फ्लैशबैक के तौर पे दिखाया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछता है कि इस सफर के दौरान क्या आपने बाप बेटे के बीच कोई बहस होते हुए देखी थी? बॉब का माइक के प्रति रवैया कैसा था? तो कहती है कुछ अजीब नहीं था, एकदम नॉर्मल बाप बेटी की तरह था इन दोनों का बर्ताव, आपस में नॉर्मल बातें कर रहे थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज से कहता है कि इससे पता चलता है कि बॉब एक नॉर्मल पिता था, न कि एक अब्यूजिव पिता, जैसा कि विपक्ष प्रूव करना चाहता है। अब रिचर्ड की बारी थी दोस्तों, लेकिन जब तक माइक उसे कुछ बताएगा नहीं, वो अपना आर्ग्यूमेंट सामने नहीं रख पाएगा ना, फिर भी वो अपने हिसाब से कुछ सवाल करने लगता है। पूछता है कि बॉब आपकी फ्लाइट को यूज करते थे राइट? तो इससे पहले वो जितने भी बार बिजनेस ट्रिप पे गए, क्या अकेले गए या फिर अपने साथ कभी किसी औरत को लाते थे? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो जज रिचर्ड को बुलाकर वार्न करते हैं कि बिना किसी मकसद के ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, जो काम के सवाल है वो पूछो। तो रिचर्ड कहता है कि मकसद है सर, मेरी पूछताछ में आगे चलकर ये बात साफ हो जाएगी, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। तो जज भी मान जाते हैं। तो रिचर्ड मारिया से फिर पूछता है अगर बॉब अपने साथ दूसरे गेस्ट को लाते थे, खासकर औरतों को, तो क्या आप हमें अपने लिस्ट से उनके नाम निकाल कर बता सकती हैं?
इस पर वो अटक जाती है और कहती है ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही पब्लिक में उन डिटेल्स को रिवील कर सकते हैं। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक और विटनेस बुलाता है जो कि बॉब का ड्राइवर रह चुका है और उस दिन इसी ने माइक और बॉब को एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। उससे भी पूछते हैं कि क्या आपको इन दोनों के बीच ऐसी कोई अजीब बात नजर आई जिससे आपको लगा हो कि इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि बॉब अपने बेटे को अब्यूज करता था। तो ड्राइवर कहता है ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं, जहां तक मैं जानता हूँ इनके बीच एक नॉर्मल बाप बेटे जैसी ही रिलेशनशिप थी। बॉब जरा सा सख्त इंसान था लेकिन एक अब्यूजिव बाप तो कभी नहीं था। दरअसल दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ है कि बॉब उतना बुरा इंसान भी नहीं है जो कि अपने बेटे को टॉर्चर करता था। अब रिचर्ड की बारी आती है तो वो पूछता है क्या बॉब कभी किसी औरत को गाड़ी में बिठाते थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस सवाल पे भी ऑब्जेक्ट करता है और जज भी कहते हैं कि ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। वो रिचर्ड को फिर वार्न करते हैं कि तुम जानबूझ के बॉब को एक बुरा बाप साबित करके अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये गलत है। बिना किसी प्रूफ के मैं ऐसे बेहुदा सवाल दोबारा अलाउ नहीं करूंगा। अब दोस्तों उस दिन की सुनवाई पूरी हो जाती है। रिचर्ड माइक पर बहुत गुस्सा होता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए पागलों की तरह न जाने क्या क्या सवाल कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुंह ही नहीं खोलना चाहते अपना, कहकर रिचर्ड बाहर आ जाता है और वहाँ रिचर्ड की जूनियर जेनेल खड़ी होती है। रिचर्ड उस पर भड़क जाता है कि पहले ही दिन लेट आई हो, मुझे लगा कि तुम भी अपने पिता की तरह एक काबिल लॉयर बनोगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना जूनियर बनाया, लेकिन तुम हो कि पहले दिन लेट आ गई। अगर पहले आ जाती तो शायद तुम देख पाती कि जिद्दी क्लाइंट जो अपना मुंह नहीं खोलता उसकी वजह से कोर्ट में मेरी क्या हालत हो रही थी। तो जेनेल कहती कि सर मैं सिर्फ आपसे लेट मिल रही हूँ, रही सुनवाई की बात तो मैं शुरू से यहाँ मौजूद थी और सब देख सुन रही थी। फिर दोनों केस को डिस्कस करने के लिए एक कमरे में जाते हैं और तब माइक की माँ लोरेटा रिचर्ड से बात करना चाहती है तो वो कहता है कि 5 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ, कहकर वो कमरे में चला जाता है। वो जेनेल को बताता है कि इस केस की सबसे बड़ी अड़चन है माइक, क्योंकि बॉब के कत्ल के बाद वो किसी से बात तक नहीं कर रहा, खुद अपनी माँ तक से बात नहीं कर रहा। मैं माइक को बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ और उसके पिता बॉब को भी बखूबी जानता हूँ। वो न सिर्फ सख्त आदमी था बल्कि खड़ूस था और माइक को बहुत ही मारता था, शायद इसीलिए उसने बॉब का कत्ल कर दिया, मतलब माइक ने। लेकिन इसके अलावा और भी कोई बड़ी वजह है जो कि माइक बताना नहीं चाहता, शायद इसीलिए वो अपना मुंह नहीं खोल रहा, खुद को बचाना ही नहीं चाहता वो तो। लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है, उसे कैसे भी करके सजा से बचाना हमारा फर्ज है और मुझे लगता है कि एक यंग लॉयर होने के नाते तुम इसमें मेरी मदद कर पाओगी। अगले सुनवाई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर माइक को कातिल साबित करने के लिए एक और विटनेस को बुलाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जो क्राइम सीन में सबसे पहले पहुंची थी। वो बताती है कि उस दिन क्या हुआ। उसे लोरेटा का कॉल आया और वो क्राइम सीन पे पहुंची। वहाँ बॉब मरा पड़ा था और उसके पास माइक बैठा था। तभी कॉलिंग बेल बजा और लोरेटा दरवाजे पे गई। इसी बीच माइक ने पुलिस ऑफिसर से कहा था कि मुझे ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इस बात को पुलिस ऑफिसर कोर्ट में बताती है तो रिचर्ड ऑब्जेक्ट करता है कि पुलिस एफआईआर में साफ साफ माइक का स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। उसने कहा था कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसने ये नहीं कहा था कि मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, उसने सिर्फ कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है योर ऑनर। इससे ये साबित नहीं होता कि माइक ने कत्ल किया है। पर पुलिस ऑफिसर कहती कि मैं इस बात को कई बार सोच चुकी हूँ, लेकिन हर बार मुझे उसकी ये बात साफ याद आती है। उसने कहा था कि मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। मेरे सेंटेंस पे ध्यान दो, मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, ये उसने कहा। इस बात को पब्लिक प्रोसिक्यूटर पकड़ लेता है और जज से कहता है कि इससे तो क्लियर है माइक कई दिनों से प्लान कर रहा था कि वो अपने पिता को मारेगा और उस समय उसने कर डाला, फिर इसीलिए उसने कहा कि मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। और अब रिचर्ड माइक से लगभग भीख मांगता है कि प्लीज कुछ तो बोलो, जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो सर झुकाकर चुपचाप पुलिस ऑफिसर के साथ वापस जेल चला जाता है। रिचर्ड तो चिढ़ जाता है दोस्तों और कहता है कि जाओ जाओ, अगर इस तरह मौन रहोगे तो उम्र भर वहीं रहना जेल में, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। अब वो उसकी माँ लोरेटा से कहता है अपने बेटे को समझाओ कि वो कुछ तो बताए इस कत्ल के बारे में, वरना कोर्ट में सिर्फ मेरे चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। समझाओ उसे कि अगर उसे उसकी लाइफ प्यारी है तो अपना मुंह खोले। कहकर रिचर्ड एकदम कैजुअली बाहर आ जाता है और जेनेल को एक चाबी देकर कहता है ये एक होटल रूम की चाबी है, वहीं इस केस की सारी डिटेल्स पड़ी हुई है, जाकर देखो उन डिटेल्स में तुम्हें कोई क्लू नजर आएगा। जेनेल पूछती है कि क्या आपका कोई ऑफिस नहीं है, तो रिचर्ड कहता है कि वो कमरा ही मेरा ऑफिस है, अब जाओ और केस फाइल को ध्यान से देखो, कहकर वो आराम से चला जाता है। जेनेल भी जाकर इस केस की डिटेल्स को पढ़ लेती है। अगली सुनवाई में दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर माइक के पड़ोसी को विटनेस के तौर पे लेके आ जाता है जो कि माइक को बचपन से देख रहा है। वो कहता है कि माइक और उसके पिता बॉब के बीच अच्छी रिलेशनशिप थी। माइक असल में लॉ पढ़ना चाहता था और उसे फॉरेंसिक्स में भी बहुत ही इंटरेस्ट है। स्कूल में भी वो हमेशा पहले नंबर पे आता था और उसकी सफलता की खबर और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में भी आई। हमारे एरिया में एक बिल्ली को किसी ने मार डाला, इसी ने उसके कातिल का पता लगाया। बहुत ही अक्लमंद लड़का है माइक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि देखिए आप पुरानी बातें छोड़िए और ये बताइए कि रिसेंटली मतलब बॉब के कत्ल के कुछ दिन पहले क्या बॉब और माइक के बीच कोई बहस हुई या कुछ भी अजीब हुआ, या बॉब ने माइक को डांटा पटकारा।
वो बताता है कि एक पार्टी में लोरेटा ने बॉब का जरा सा मजाक उड़ा दिया था और बॉब का ईगो हर्ट हो गया। गुस्से में वो सबके सामने लोरेटा पे चिल्लाया था। तब माइक बीच में आकर कहने लगा कि पापा आप चुप हो जाइए। उस वक्त बॉब के चेहरे पे मुझे आक्रोश नजर आया। फिर वो माइक को अकेले में ले जाकर कुछ कहने लगा। मुझे लगा वो माइक को धमका रहा था, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, लेकिन उसने मुझे भी धमकाया कि अपने काम से काम रखो वरना मुंह तोड़ दूंगा। मैं क्या करता, मैं चुप रहा। फिर अब ये सुनने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि देखा योर ऑनर, पिता ने थोड़ा डांट फटकार दिया तो बेटे को गुस्सा आया और उसने अपने पिता की जान ले ली। यही रीजन है मारने का। रिचर्ड फिर माइक से विनती करता है कि प्लीज कुछ तो बताओ माइक, लेकिन वो आराम से बैठा ड्राइंग कर रहा होता है जिसमें वो एक पेड़ और उस पे लटका हुआ फांसी का फंदा बनाता है। लगता है इसने फांसी की सजा पाने की खुद भी सोच ली है दोस्तों। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाकर सवाल करता है। जब रिचर्ड की बारी आती है तो वो भी ऑफिसर से कई सारे सवाल करता है, लेकिन जब भी कुछ साबित होने वाला होता है तो वो अपनी पूछताछ रोक कर कह देता है कि मुझे और कुछ नहीं पूछना। फिर वो डॉक्टर आता है जिसने बॉब का शव विश्लेषण किया था। रिचर्ड उससे भी क्रॉस क्वेश्चन करता है, लेकिन आखिर में किसी नतीजे पे पहुंचने के बजाय कहता है मुझे और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर। इस तरह हर बार बस नाम के वास्ते विटनेस को घुमाता है। दरअसल ये रिचर्ड की चाल है दोस्तों, क्योंकि वो जानता है कि जरूर ऐसा कोई राज है जो माइक जानता है लेकिन बताना नहीं चाहता। इसलिए उसका मुंह खुलवाने के लिए, उसे इरिटेट करके बात करने पे मजबूर करने के लिए रिचर्ड ने ये प्लान बनाया है। और जैसा रिचर्ड ने एक्सपेक्ट किया था, माइक के चेहरे पे अजीब रिएक्शंस आते हैं। लगता है वो कुछ बोलना चाहता है। फिर कोर्ट में उस पड़ोसी के बेटे को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। उससे पूछते हैं कि तुम तो माइक और उसके परिवार को बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे, माइक के बारे में, उसके पिता बॉब के बारे में तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम क्या कहोगे बताओ। वो लड़का कहता है कि मैंने अक्सर बॉब अंकल के चिल्लाने की आवाजें सुनी है। वो हमेशा लोरेटा आंटी पे चिल्लाते रहते थे और मारपीट की आवाजें भी सुनाई देती थी। शायद वो आंटी पर हाथ उठाते थे। यही तो रिचर्ड सुनना चाहता था दोस्तों। वो कहता है क्या तुमने कभी भी मतलब बॉब को लोरेटा के साथ रूड बिहेव करते हुए अपनी आंखों से देखा? तो वो कहता है हाँ, मैंने कई बार देखा है कि वो आंटी पे चिल्ला रहे हैं। सुनकर लोरेटा का फेस एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो अब रिचर्ड कहता है कि जहां तक तुमने लोरेटा और बॉब को देखा है, क्या तुम्हें लगता है कि लोरेटा किसी परेशानी में थी? वो कहता है समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि लोरेटा आंटी बॉब अंकल के साथ खुश नहीं थी, हमेशा दुखी रहती थी। बस दोस्तों, रिचर्ड को साबित करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल चुका है कि बॉब वाकई में एक अब्यूजिव आदमी था जो अपनी वाइफ के साथ भी बुरा करता था, और जाहिर हाल है कि वो फिर अपने बेटे के साथ भी अब्यूजिव रहा होगा। सुनवाई के बाद वो लोरेटा से कहता है कि भगवान ने खुद हमें एक अच्छा मौका दिया है माइक को इस केस से बेगुनाह साबित करने का। अगर अब भी वो अपनी जिद पे अड़ा रहा और मुंह खोलने से इनकार करता रहा तो फिर भगवान भी उसे बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जाओ, जाकर अपने बेटे को समझाओ। अगले सीन में रिचर्ड और जेनेल मिलकर इस केस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं। रिचर्ड कहता है कि माइक अपने बचाव में भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है यार। इसकी वजह यह है कि उसने बॉब का कत्ल कर दिया और इनकार करने से उसका जमीर उसको रोक रहा है, इसीलिए तो वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। पर हमें कैसे भी उसे बचाना है और उसका एक ही रास्ता है कि हम कैसे भी करके उसके मुंह से कत्ल की वजह जाने। अगर उसने सच में किया है, उस वजह को कोर्ट में बताकर हम ये प्रूव कर पाएंगे कि बॉब कितना बुरा आदमी था और ऐसे बुरे आदमी से खुद को और अपनी माँ को बचाने के लिए ही माइक ने ये कत्ल किया। ये बात कोर्ट में हम साबित कर देंगे तो माइक बच सकता है। कल कोर्ट में लोरेटा का स्टेटमेंट लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उसके बाद ये केस हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। अगले सीन में दोस्तों लोरेटा को विटनेस स्टैंड पे बुलाया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि जिस दिन कत्ल हुआ उस वक्त घर में माहौल कैसा था, असल में हुआ क्या, ये सब जरा डिटेल में बताइए। तो लोरेटा बताती है कि उस दिन मैं हमेशा की तरह जिम में वर्कआउट कर रही थी। बॉब जब भी अपने बिजनेस ट्रिप से लौटता तो एयरपोर्ट से मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देता था कि वो पहुंच चुका है। मतलब मुझे पता रहता था कि वो कब घर आने वाला है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया और वो अचानक घर आ गया। बहुत गुस्से में था और माइक के बारे में पूछने लगा। मैंने बताया कि उसका सॉकर प्रैक्टिस चल रहा है, इसीलिए अभी तक स्कूल से लौटा नहीं। इतना कहकर दोस्तों वो रुक जाती है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो लोरेटा हिम्मत जुटाकर कहती है कि बॉब ने मुझे कुछ कड़वे शब्द कहे, फिर मैं नहाने चली गई। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछता है ये कैसी गवाही है, ठीक ठीक बताइए कि बॉब ने आपको क्या कहा। वो कहती बहुत ही बुरे शब्द थे, सभी के सामने मैं नहीं कह सकती। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बात को नहीं छोड़ता, जिद पकड़ लेता है कि आपको बताना पड़ेगा। लोरेटा कहती है कि कल मेरे पड़ोसी के बेटे ने जो कहा आपने भी सुना होगा। वैसी एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए और सोचे कि मेरे पति ने मुझे क्या कहा होगा। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। इस तरह लोरेटा बहुत ही संकोच करती है बॉब के उन शब्दों को कोर्ट में बताने के लिए। बेचारी की आंखें भर आती हैं। और जब माइक देखता है कि उसकी माँ को पब्लिक प्रोसिक्यूटर परेशान कर रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और तब जज पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि जब वो कह रही है कि वो सभी के सामने कहने में
कंफर्टेबल नहीं है, तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? उस सवाल को आगे मत बढ़ाइए। तब जाकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आगे बढ़ता है और लोरेटा से कहता है कि उसके बाद क्या हुआ। वो आगे बताती कि मैं जब नहाकर हॉल में आई तो बॉब फर्श पे लेटा हुआ था, मरा पड़ा, उसे चाकू से मार डाला गया था। और दोस्तों तब वहाँ पर माइक आया और उसने अपने पिता को इस हाल में देखकर अपनी माँ लोरेटा से पूछा, क्या ये मर गए? तो लोरेटा बौखला गई, लेकिन इसके बाद माइक ने कहा, ये सब मैंने किया है। ये सुनकर लोरेटा टूट गई थी और अब उस बात को अब बताते हुए वो रोने लग जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये खुद कह रही हैं कि माइक ने अपने पिता का कत्ल किया, इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? माइक को सजा मिलनी चाहिए, कहकर वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। और अब रिचर्ड इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने हिस्से का सवाल पूछता है कि आपने कहा था आपके पति ने आपसे कुछ कड़वे शब्द कहे, कुछ अब्यूजिव शब्द कहे, क्या वो अक्सर इस तरह आपको अपनी बातों से हरास करते थे, अब्यूज करते थे? तो वो कहती कि हाँ। अच्छा, क्या माइक ने कभी कभी आपको बॉब के हाथों इस तरह अब्यूज होते हुए सुना था? इसका भी वो हाँ में जवाब देती है। तो रिचर्ड कहता है कि कत्ल होने से पहले जब बॉब ने आपको अब्यूज किया, वो कड़वे शब्द कहे, तब भी माइक ने वो बातें सुनी होंगी, क्या इसके कुछ चांसेस हैं? वो कहती हैं कि देखो हम एक घर में रहते हैं, जरूर उसने सुना होगा। तो रिचर्ड कहता है कि सिर्फ बातें सुनी थी या फिर आपके पति के हाथों आपको मार खाते देखा भी था? क्या उस दिन भी बॉब ने आपको मारा था? तो लोरेटा रोते हुए कहती कि हाँ, उस दिन भी उसने मुझे मारा और मुझे लगता है कि माइक ने भी वो सब देखा होगा। तो रिचर्ड फिर पूछता है, क्या माइक ने ऐसा दृश्य कई बार देखा है? तो वो कहती हाँ, जरूर देखा होगा। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्जेक्ट करता है, कहता है कि योर ऑनर, लगता है डिफेंस लॉयर अपने क्लाइंट की मां के साथ मिलकर कोई ड्रामा कर रहे हैं। यही बातें मैंने भी इनसे पूछी जानने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने बताने से इनकार कर दिया। लेकिन अब वही सवाल घुमा फिराकर मिस्टर रिचर्ड पूछ रहे हैं और ये सवालों का जवाब भी दे रही है। जरूर ये एक चाल है इनकी, ये जो कह रही है इसका सबूत कहाँ है? तब रिचर्ड दोस्तों एक एविडेंस निकाल कर देता है, जो कि एक फोटो है और साथ में उसकी 2 कॉपीज भी। एक कॉपी वो जज को देता है, दूसरा लोरेटा को। वो कहता है कि कत्ल के बाद लोरेटा का मेडिकल टेस्ट किया गया था। फिर वो उससे कहता है, लोरेटा से, कि ये उस मेडिकल टेस्ट के दौरान ली गई फोटो है, क्या आप कंफर्म कर सकती हैं कि ये आप ही के शरीर के घाव है? तो वो कहती है हाँ। और फिर रिचर्ड उस फोटो को जूरी के हवाले करता है कि आप भी देख लीजिए। उस फोटो के जरिए पता चलता है कि लोरेटा के शरीर में कई घाव है और रिचर्ड साबित करना चाहता है कि बॉब एक अब्यूजिव पति और एक अब्यूजिव पिता था। माइक बचपन से अपनी माँ को पिता के हाथों अब्यूज होते हुए देख रहा है और वो खुद भी अपने पिता के गुस्से और अब्यूज का शिकार रहा और एक पॉइंट पर उससे वो चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और गुस्से में आकर उसने अपने पिता बॉब को मार दिया। और रिचर्ड की ये कोशिश कुछ हद तक सफल भी रहती है, क्योंकि अब जूरी को माइक से हमदर्दी होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे माइक देता है एक खतरनाक ट्विस्ट। इतने दिनों से जिस लड़के ने अपना मुंह नहीं खोला, अपने बचाव में भी एक शब्द नहीं कहा, वो पुलिस ऑफिसर के जरिए रिचर्ड को एक मैसेज भिजवाता है, जिसको देखकर रिचर्ड बौखला जाता है। यार सच में वो गुस्से में तुरंत जेल जाता है उससे मिलने के लिए। पूछता है, एक बात बताओ यार, बड़े खतरनाक हो तुम। इतने दिन तुमसे मैं विनती करता रहा कि कुछ बोलो, तब तुमने कुछ बताया नहीं। लेकिन अब जब हमारे पक्ष के जीतने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तब तुम अपना मुंह खोलकर केस में आ गए हो आगे और कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हो। मैं तुम्हें कोर्ट में बोलने नहीं दूंगा। तुम इतने दिन जिस तरह चुप रहे, आगे भी उसी तरह रहो और इस केस को खत्म होने दो। लेकिन अब दोस्तों वो कहता है माइक कि मेरा बोलना तो मेरा हक है और मैं कोर्ट में बोल कर रहूंगा, और हाँ, मैं कोर्ट में कह दूंगा कि मुझे दूसरा एडवोकेट चाहिए, फिर देख लेना आप। रिचर्ड के पास दोस्तों और कोई रास्ता नहीं बचा। कल न जाने माइक विटनेस स्टैंड में बैठकर क्या कहने जा रहा है। जब वो लोरेटा को ये बात बताता है तो वो भी परेशान हो जाती है कि ये लड़का ऐसा कर क्यों रहा है। हम उसे बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं और वो हमारा साथ ना देकर अपनी मनमानी करना चाहता है। क्या हो गया इसको? क्या वो फांसी चढ़ने का फैसला कर चुका है? रिचर्ड भी दोस्तों उसकी परेशानी समझता है, लेकिन अगर माइक ने कह दिया कि मुझे ये लॉयर नहीं चाहिए तो उसकी बात मान ली जाएगी। खैर, अब देखते हैं अगली सुनवाई में क्या होता है। फिर सुनवाई होती शुरू। रिचर्ड उससे डायरेक्टली नहीं पूछता कि क्या तुमने कत्ल किया या नहीं, क्योंकि अगर माइक अकड़ कर कह देगा कि हाँ मैंने कत्ल किया तो ना तो जज को उस पर तरस आएगा और ना ही जूरी को। इसलिए वो घुमा फिराकर ऐसे सवालों से शुरू करता है जिससे माइक पर लोगों को तरस आ जाए कि इतने अब्यूसिव बाप को कौन बच्चा सहन कर पाएगा। इसीलिए माइक को उस दिशा में लीड करने के लिए वो सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को वर्बली और फिजिकली अब्यूज करते थे? वो कहता है कि हाँ, कई बार डांटते थे और बेडरूम में वो माँ को मारते पीटते थे। मैंने उनके मारने की आवाजें और माँ के रोने की आवाजें भी सुनी है, और फिर अगले दिन माँ अपने घावों को कपड़े से ढक लेती है ताकि किसी को पता ना चले। तो रिचर्ड उसके मुंह से जज को और जूरी को जो जवाब सुनवाना चाहता था वो वही सब कह रहा होता है दोस्तों। अब रिचर्ड अपना अगला सवाल पूछता है कि उस दिन तुम्हारा सॉकर प्रैक्टिस कैंसिल हो गया था, इसलिए तुम जल्दी घर आ गए थे, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ? माइक एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता और झट से कह देता है कि मैं घर पहुंचा और मैंने अपने पिता को देखा, उनका कत्ल कर दिया। रिचर्ड तो शॉक हो जाता है कि अबे मैं कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और तू ये कर क्या रहा है? मतलब वो दिल में बोलता है ना अपने, क्योंकि माइक ने तो सीधा बोल दिया कि मैंने कत्ल कर दिया। अब वो पहले जूरी को देखता है कि इनके रिएक्शंस क्या हैं। उनके चेहरे पे घृणा होती है, दया नहीं दोस्तों।
लेकिन रिचर्ड गिव अप नहीं करता और माइक से पूछता है क्या तुम थोड़ी डिटेल में बताओगे असल में क्या हुआ और कत्ल करने के पीछे वजह क्या थी। और यहाँ पर माइक एक और शॉकिंग बात रिवील करता है, कहता है कि कत्ल की वजह है वो ट्रिप जिसमें मेरे पिता मुझे कॉलेज एडमिशन के लिए दूसरे शहर लेके जा रहे थे। उस दिन उस प्राइवेट जेट में उन्होंने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया था। और ये सुनकर पूरा कोर्ट रूम सुन्न पड़ जाता है। जूरी मेंबर्स शॉक में हो जाते हैं। रिचर्ड कहता है कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। माइक की आंखें भर आती हैं और वो कहता है कि मुझे गंदा लगा सभी के सामने कहते हुए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो फैसला कर लेता है कि अब ये केस मेरे हाथ से निकल चुका है, इस लड़के को सजा नहीं मिलेगी। माइक कहता है कि मेरी 12 साल की उम्र से वो मुझे सेक्सुअली अब्यूज करते हुए आ रहे थे, लेकिन उस फ्लाइट में हुए अब्यूज को मैं भूल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे कॉलेज जाने के बाद वो ये सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले वो फिर एक बार मेरे साथ ये जरूर करेंगे। और मेरे अंदर वो डर बैठ गया और उसी डर ने मुझे उनका कत्ल करने पे मजबूर किया। मुझे ऐसी हरकत करने के लिए उन्होंने ही उकसाया, मेरे पिता बॉब ने। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे अब रिचर्ड का पक्ष काफी मजबूत हो रहा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उठकर पूछता है कि बेटा जो तुम कह रहे हो क्या वो बात सच है। तो माइक गुस्से में जवाब देता है, क्या कोई 17 साल का लड़का ऐसा झूठ बोल भी सकता है। रिचर्ड पूछता है उस प्राइवेट जेट में ये घटना हुई कहाँ। तो माइक कहता है कि फ्लाइट के पीछे के हिस्से में एक जगह है, वहीं उन्होंने मुझे अब्यूज किया। अब इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछता है कि उस ट्रिप से घर लौटने के बाद भी क्या कभी बॉब ने तुम्हें अब्यूज किया। दरअसल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहता है। अगर माइक ने फ्लाइट में अब्यूज होने के बाद गुस्से में बॉब का कत्ल किया होता तो उसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के तहत सजा मिलेगी, यानी कि वो प्लान्ड मर्डर ना होकर उस मूवमेंट में गुस्सा या उकसाने की वजह से किया गया कत्ल माना जाएगा। कत्ल के लिए मिलने वाली सजा से वो कम होगी लेकिन सजा होगी। लेकिन अगर बॉब ने घर आकर माइक को अब्यूज नहीं किया लेकिन फिर भी मौका पाकर प्लान करके माइक ने बॉब का कत्ल कर दिया तो वो प्लान्ड मर्डर माना जाएगा और उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। तो शायद पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसे प्लान्ड कत्ल साबित करने की दिशा में इस केस को लेके जा रहा है दोस्तों। लेकिन उसका ये सवाल जूरी को गुस्सा दिलाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक टीनेज का लड़का अपने शरीर और मन पर हुआ इतना बड़ा क्राइम कोर्ट में सबके सामने बता रहा है और इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बस केस जीतने की पड़ी हुई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी दोस्तों उनकी फीलिंग्स को रियलाइज कर लेता है और कहता है कि मुझे और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर, कहकर वो अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो इस केस में दोस्तों और भी विटनेसेस को हाजिर करने के लिए अगली तारीख मांगता है। और तब रिचर्ड को पता चलता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस फ्लाइट अटेंडेंट मारिया को विटनेस के तौर पर बुलाने जा रहा है जो उस फ्लाइटमैन की सर्विस में थी। अगर उस फ्लाइट पर ऐसी कोई घटना हुई होती तो उसे जरूर पता होता। रिचर्ड को लगता है कि जब एक औरत विटनेस स्टैंड पे बैठी होगी और अगर उससे एक आदमी कोई ट्विस्टेड सवाल पूछ लेगा तो शायद वो अनकंफर्टेबल फील कर सकती है। इसीलिए वो जुनेल से कहता है कि अगली सुनवाई में तुम इस केस को आर्ग्यू करना, तभी ठीक रहेगा। अगली सुनवाई में मारिया को बुलाया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि एक प्राइवेट जेट जो कि एक नॉर्मल फ्लाइट से काफी छोटा होगा, उसमें आप भी केबिन में होंगी और पैसेंजर्स भी ज्यादातर आपकी आंखों के सामने होंगे। तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि आपकी नजर किसी भी पैसेंजर पे ना पड़े, और अगर चांसेस हैं तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी देर पैसेंजर्स को देखे बगैर रह सकती होंगी। वो कहती है ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पैसेंजर्स को देखूं ही ना। तो इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक स्माइल मारता है, कहता है माइक तो कह रहा है कि उस दिन फ्लाइट में उसके पिता ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो आपकी नजरों से बचता नहीं ना, राइट। तो वो कहती है मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर दिखता। एक आदमी को ऐसी गंदी हरकत करते देखकर, और वो भी एक कम उम्र के लड़के के साथ ऐसा कुछ करते देखकर मैं चुप नहीं रहती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जूरी को एक नजर देखता है कि देखा सच कुछ और ही है। और तब माइक जनेल के कान में कुछ कहता है कि उनसे अल्बर्ट के बारे में कुछ पूछिए। जनेल की समझ में नहीं आता कि अल्बर्ट कौन है और ये मुझसे उसके बारे में क्या पूछने के लिए कह रहा। फिर भी वो कॉन्फिडेंटली उठती है और मारिया से उसके काम के बारे में जनरल सवाल पूछने लगती है। और इन सवालों के बीच वो मारिया के हाथ में उसका वेडिंग रिंग देखती है। फिटनेस की डिटेल्स में उसका पूरा नाम लिखा था और इसीलिए जनेल को पक्का यकीन है कि इसके पति का नाम तो अल्बर्ट नहीं है। तो फिर ये अल्बर्ट है कौन? ये जानने के लिए वो झट से कहती है कि उस दिन फ्लाइट को चलाने वाले पायलट्स कौन थे, उनके नाम क्या है। वो कहती है अल्बर्ट और नेल। अब जनेल बात समझ जाती है कि जरूर मारिया और अल्बर्ट के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए माइक ने जनेल को उसके बारे में पूछने का हिंट दिया था। अब वो पूछती है कि फ्लाइट के दौरान क्या आप कभी कभी पायलट्स से बात करने गई थी? तो वो कहती है हाँ, अगर गई थी तो उनसे आपने कितनी देर बात की, अंदाजे से बताइए। वो कहती है 10 या 15 सेकंड से ज्यादा नहीं। जनेल सोच लेती है कि ऐसे तो ये सच बताएगी नहीं, इसीलिए वो डायरेक्टली पूछ लेती है कि अल्बर्ट और आपके बीच क्या रिश्ता है। मारिया बड़ी गुस्सा हो जाती है। बाकी लोग और जज तक भड़क जाते हैं कि कैसा सवाल पूछ रही है जनेल। तो जनेल खुद को संभालते हुए कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था योर ऑनर। उस दिन अल्बर्ट उस फ्लाइट के पायलट्स में से एक था
अगर विटनेस के तौर पर मैं उन्हें भी बुलाना चाहूँ तो क्या आप इसकी इजाजत देंगे मुझे? शायद वो इस केस में और रोशनी डाल दे। जज कहता है कि हाँ, तुम्हें जरूर इजाजत मिलेगी। तो जेनेल कहती थैंक यू योर ऑनर। वो फिर मारिया से कहती कि अफेयर का नाम सुनकर आप कुछ ज्यादा भड़क गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस दिन जब आप अल्बर्ट से बात करने गई थी तो कितनी देर लगाई आपने, कितनी देर बात की होगी आपने? अब वो जरा डगमगा कर कहती है कि 10 मिनट लगे होंगे। तो जेनेल कहती है सिर्फ 10 मिनट या उससे ज्यादा टाइम बिता कर आई आप? इसका वो जवाब नहीं देती, लेकिन जूरी और कोर्ट में बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि जब मारिया अल्बर्ट से बातें करने में मशरूफ रही होगी तभी बॉब ने माइक को अब्यूज किया होगा। मतलब इसके ज्यादा चांसेस हैं और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तो बोलती बंद हो जाती है। सुनवाई के बाद दोस्तों रिचर्ड जेनेल की बहुत तारीफ करता है, लेकिन यहाँ पे जेनेल एक तरफ माइक को देखती है तो दूसरी ओर मारिया को। उसे कुछ तो अजीब लगता है। रिचर्ड कहता है कल भी तुम ही केस को हैंडल करना, बढ़िया कर रही हो, कहकर वो चला जाता है। लेकिन जेनेल को बड़ा अजीब लगता है कि माइक ने अचानक मुझे हिंट क्यों दिया। इतने दिन से जो इनके साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था जैसे कि मैं, तो अचानक उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो क्लू दे रहा है। वो लोरेटा से बात करती है और इस बातचीत के दौरान जेनेल इस केस में खतरनाक पॉसिबिलिटी को इमेजिन करती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोरेटा ने अपने पति बॉब का कत्ल कर दिया और जब माइक घर आया तो अपनी माँ को बचाने के लिए उसने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। वो डायरेक्टली लोरेटा से पूछती है तो जाहिर है उसे गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें हायर किया और तुम हो कि मुझे पे शक कर रही हो। अगले सीन में जेनेल रिचर्ड से मिलने जाती है। लगता है दोस्तों लोरेटा ने रिचर्ड को बता दिया है कि जेनेल को मुझ पे शक हो रहा है। अब वो जेनेल से कहता है कि तुम्हें लोरेटा पे शक है, क्यों? जेनेल कहती है आप ही ने तो मुझे सिखाया कि हर किसी पे शक करना चाहिए, ये सच भी तो हो सकता है कि लोरेटा ही कातिल हो। तो रिचर्ड कहता है देखो माइक ने गुस्से में आकर अपने पिता का कत्ल कर दिया है और उसकी माँ उसको बचाने की कोशिश कर रही है। वो लोग हमारे क्लाइंट हैं और हमें उन्हें बचाने की सोचनी चाहिए। बेवजह उन्हें और खुद को हम क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? अल्बर्ट का हिंट देकर माइक ने हमारी मदद करी है और हमें उसे बचाना है बस। अगर लोरेटा ने बॉब का कत्ल किया भी है तो उस जैसे अब्यूजिव पति और बाप के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है माइक कातिल नहीं हो, लेकिन वो अपनी माँ को बचाने के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लेने को तैयार हो गया। तुम सिर्फ उस एंगल से सोचो और कैसे भी करके माइक को इस केस से निकालने की कोशिश करो। लेकिन जेनेल उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो कहती कि आपकी बात मेरी समझ से बाहर है, इसके बाद मैं इस केस में नहीं पढ़ूंगी, आपको जो करना है आप खुद ही कर लीजिए। ये कहकर जेनेल गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में दोस्तों आखिरी सुनवाई होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि अगर हम ये मानकर भी चले कि बॉब एक अब्यूजिव पिता और अब्यूजिव पति था, तब भी उस फ्लाइट में हुई बातें प्रूव नहीं की जा सकती। और अगर जैसा डिफेंस कहना चाहता है कि फ्लाइट में वो घटना हुई थी तो माइक ने वहीं पे गुस्से में आकर बॉब का कत्ल करने की कोशिश की होती तो बात समझ में भी आती, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ नहीं और ना ही उसके शरीर पर किसी स्ट्रगल के निशान है। एक चीज तो क्लियर है, फ्लाइट पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन घर आने के कुछ दिन के बाद एक दिन अचानक जब माइक को किसी ने नहीं उकसाया और ना ही बॉब ने उसे अब्यूज किया, तब उसने पूरी प्लानिंग करके बॉब की छाती के बीचों बीच चाकू घोंपकर उसकी जान ले ली। ये प्लान कत्ल नहीं तो और क्या है, ये फर्स्ट डिग्री मर्डर है और उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। फिर रिचर्ड अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देता है। कहता है महज 12 साल के एक छोटे लड़के को इमेजिन कीजिए उस लड़के को अपने पिता के हाथों इस तरह का अब्यूज कई सालों से झेलना पड़ा। ऐसा अब्यूज जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकता था। उसके अंदर ही अंदर दबकर घुट रहा था ये बच्चा। आज भी वो महज 17 साल का बच्चा ही है और इस उम्र तक आते आते उसने इतना कुछ झेला है कि उसे कत्ल करके सब कुछ खत्म कर देना आसान लगा, लेकिन फिर भी उसमें अपना जुर्म कबूल करने की मैच्योरिटी आ चुकी है। वो बच्चा अपना जुर्म की सजा भुगतना चाहता है, पर उसने जुर्म किया ही क्यों? उसने अपने लिए नहीं अपनी माँ के लिए जुर्म किया और उसकी सजा भुगतने को तैयार हो चुका। ऐसे में उसकी माँ को हम यहाँ बुलाकर उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिनका वो जवाब नहीं दे सकती। अपनी माँ की हालत को देखकर उसे गुस्सा आ गया, इसीलिए उस बेचारे ने सभी के सामने अपने साथ हुए उस अब्यूज के बारे में बताने की हिम्मत की है। सोचिए ना, एक छोटे लड़के को अगर उसका बाप ये कहे कि आज तो तुम्हारे साथ मैंने वो घिनौनी हरकत कर दी, लेकिन कॉलेज जाने से पहले एक और बार तुम्हारे साथ ये सब करूंगा, तो उस लड़के की मानसिक स्थिति क्या होगी? सोचे उसे कितना गुस्सा और साथ ही कितनी बेबसी महसूस हुई होगी। और तब उसको लगा कि बस अब और नहीं, उसके साथ अगली बार ये सब ना हो, उसकी माँ के शरीर पर और घाव ना पड़े। यही सब सोचकर उसने अपने पिता का कत्ल करने का फैसला किया। और ऐसे लड़के को सजा देना ठीक नहीं है। पहले से उसकी लाइफ उसके लिए सजा बन चुकी है और अब कानून उसको दोबारा सजा देकर उसकी लाइफ खत्म ना कर दे। बस यही मेरी विनती है, उसे अपनी माँ के साथ उसके घर जाने दीजिए और कम से कम आगे की जिंदगी चैन से जीने दीजिए। माइक को नॉट गिल्टी घोषित कर दीजिए। इस तरह दोस्तों एक इमोशनल स्टेटमेंट देकर रिचर्ड बैठ जाता है और अब कोर्ट में बैठे लोग बड़ी गहरी सोच में होते हैं कि इस सेंसिटिव केस में जूरी और आखिर में जज का क्या फैसला होगा।
लेकिन माइक बहुत ही कैजुअली बैठा कोई डिजाइन ड्रॉ कर रहा होता है। फैसला सुनाने में कुछ वक्त रह गया था और तब अचानक माइक मुड़कर अपनी माँ के कान में धीरे से पूछता है कि माँ, क्या सच में पापा आपको मारा करते थे? वो कहती कि हाँ बहुत बेटा। लेकिन दोस्तों ये क्या हो रहा है? इस वक्त ऐसा सवाल क्यों कर रहा है ये हमारी समझ में नहीं आता। खैर तब फैसला सुनाया जाता है कि माइक इज नॉट गिल्टी, मतलब वो गुनहगार नहीं है। सुनकर रिचर्ड लोरेटा सभी बड़े खुश होते हैं। माइक रिचर्ड से कहता है कि बाकी फॉर्मेलिटीज हो जाने के बाद मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो रिचर्ड कहता है ठीक है। कोर्ट से बाहर आने के बाद लोरेटा रिचर्ड से लिपट कर उसको थैंक करती है। लेकिन ये जेनेल को बहुत ही अजीब लगता है कि ये पब्लिक में अपने एडवोकेट को इस तरह गले क्यों मिल रही है। रिचर्ड लोरेटा से कहता है कि माइक मुझे अकेले में कुछ बताना चाह रहा है, मैं उससे बात करके आता हूँ। कहकर वो जाता है माइक से मिलने और माइक उसको थैंक करने के बजाय एक कागज उसके मुंह पे दे मारता है। रिचर्ड देखता है कि ये वही कागज है जिस पर माइक कोर्ट रूम में कोई डिजाइन बना रहा था। पूछता है क्या है ये, और माइक चिढ़कर कहता है ये आपके वॉच का डिजाइन है। जिस जगह पे मेरे पापा की लाश पड़ी हुई थी ना, वहाँ पे आपका वॉच भी पड़ा था, उसी का डिजाइन है ये। अब दोस्तों ये तो ट्विस्ट नहीं, एटम बॉम्ब गिरा दिया इसने माइक ने। हमारी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन रिचर्ड की समझ में आ जाता है और एकदम से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है कि देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारी माँ किस नरक में जी रही थी। और इस पर माइक उसे पकड़कर कस के मारता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लिया। लेकिन तुम लोगों ने मिलकर मेरी माँ को कोर्ट में सभी के सामने रुला दिया और मेरे मुंह पे अपने पिता को सेक्सुअल अब्यूजर कहने पे मजबूर कर दिया। हे भगवान, तो क्या अभी तक कहानी में जो हम देख रहे थे वो सच नहीं था? एक ट्विस्ट खुला ही नहीं कि ट्विस्ट पे ट्विस्ट, दोबारा से ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब हमें असलियत का ज्ञान कराया जाता है। बॉब की लाश के पास माइक बहुत देर से बैठा हुआ था और अपनी माँ को बचाने के लिए उसने चाकू पर अपनी उंगलियों के निशान लगाए थे। और तब उसने कारपेट पर एक वॉच पड़ा हुआ देखा जो कि रिचर्ड का था। लेकिन जब पुलिस आई तो उसकी माँ लोरेटा ने चुपके से वो वॉच उठाकर रख ली और फिर आगे रिचर्ड को दे दी। ये सब माइक देख रहा था। मतलब कत्ल होने के बाद रिचर्ड वहां नहीं आया, बल्कि कत्ल होने से पहले ही वो वहां पे मौजूद था। लेकिन फिर भी माइक ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि बॉब के रहते लोरेटा कभी खुश नहीं रह पाई। इसलिए उसको लगा कि कम से कम अब तो माँ चैन से जिए। प्रेजेंट में रिचर्ड को यह सब बताकर वो बाहर निकलता है। लोरेटा नहीं जानती अंदर क्या हुआ। वो माइक से लिपट जाती है और उसे खुशी से घर ले जाती है। यहाँ रिचर्ड को दिखाते हैं दोस्तों, अब तक इस कहानी ने जो अजीबोगरीब मोड़ लिए हैं उन सभी को फीका कर देने वाला एक और ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर पता चलता है कि अपना ये हीरो नहीं, यही विलन है। असल में माइक का पिता बॉब बुरा आदमी नहीं था, काफी गुस्से वाला था, लेकिन उसने कभी माइक या लोरेटा पर हाथ नहीं उठाया और न ही उन्हें शारीरिक रूप से कभी ठेस पहुंचाई। माइक और पड़ोस के लोग सब ने इनके घर के अंदर से मारपीट की आवाजें सुनी, लेकिन किसी ने बॉब के हाथों लोरेटा को मार खाते कभी देखा नहीं था। इसीलिए आखिर में माइक ने मुड़कर अपनी माँ से पूछा था कि माँ, क्या पापा सच में आपको मारते थे? दरअसल बॉब अक्सर बिजनेस ट्रिप पे चला जाता था और इसी बीच लोरेटा के रिचर्ड के साथ अफेयर हो गए। रिचर्ड बॉब का दोस्त था, लेकिन बॉब को इनकी अफेयर का पता नहीं था। और एक बार तो बॉब ने रिचर्ड से कहा था कि मेरी वाइफ न जाने मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हमेशा मुझसे नाखुश रहती है। और तब रिचर्ड ने सुझाव दिया था कि उसे डिवोर्स दे दो। लेकिन बॉब ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो यार, उसने कोई गलती नहीं की, उसे डिवोर्स क्यों दूं, और उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। और तभी रिचर्ड और लोरेटा ने प्लान बनाया कि कैसे भी करके बॉब को रास्ते से हटा देंगे, वरना हम साथ नहीं रह पाएंगे। एंड उस दिन जब बॉब अपने बिजनेस ट्रिप से लौटा तो रिचर्ड भी घर में मौजूद था। लोरेटा ने प्लान के मुताबिक एक पत्थर से ही अपने शरीर का ये हाल कर दिया ताकि वो कह सके कि बॉब उसे मारता पीटता था, अब्यूज करता था। फिर रिचर्ड ने बॉब का कत्ल किया और उसने लोरेटा से कहा चाकू पर तुम अपने फिंगरप्रिंट्स रख दो ताकि कोर्ट में हम ये साबित कर सकें कि बॉब अब्यूजिव था और तुमने अपने बचाव में चाकू से उस पर हमला कर दिया और वो मर गया। ये था दोस्तों इनका मास्टर प्लान। लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माइक जो सॉकर प्रैक्टिस में था वो प्रैक्टिस कैंसिल होने की वजह से जल्दी लौट आया। और जब माइक घर पर आया तो उसे असलियत का पता नहीं था और उसे लगा कि पापा ने माँ को बहुत ही टॉर्चर किया होगा, इसीलिए माँ ने उनका कत्ल कर दिया। और अपनी माँ को जेल जाने से बचाने के लिए इस बेचारे ने कत्ल का इल्जाम खुद पे ले लिया। लेकिन बाद में वो रियलाइज करने लगा कि जरूर माँ और रिचर्ड के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन अब भी माइक यही मानकर चल रहा है कि उसके पापा सच में माँ को मारते थे, इसीलिए उसे माँ पर तरस आया और वो अपने पिता को सेक्सुअल अब्यूजर तक कहने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि बॉब एक सख्त लेकिन अच्छा बाप था, अब्यूजर नहीं था। ये सोचते हुए रिचर्ड कोर्ट रूम में अकेला बैठा रह जाता है, जैसा कि मूवी की शुरुआत में बैठा था। और यही है दोस्तों होल ट्रूथ, यानी पूरा सच। और इसी पूरे सच के साथ एक कहानी खत्म होती है, यानी कि इसमें गुनहगारों को सजा नहीं मिली। बाकी कमाल के ट्विस्ट थे ना, मजा आया होगा आपको। कोर्ट ड्रामा में तो मजा आ ही जाता है यार। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।